नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन खबरची पर। अब की बार 400 पार या फिर बीजेपी की हार। इस साल फरवरी में अपने राजनीतिक दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 लोकसभा सीटों का लक्ष्य रखा था। अलग अलग सर्वे ने भाजपा को 330 से 390 के बीच में सीटें दी हैं। उनमें से एक ने तो 411 सीटों की भविष्यवाणी की है। यह पूरी तरह से समझ में आता है कि मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए ऐसी प्रभावशाली जीत जरूर चाहेंगे, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत स्थिति बहुत ही अलग है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से भारी जीत और राज्यसभा में समान रूप से प्रभावशाली जीत भाजपा को संविधान के अंदर मूलभूत परिवर्तन करने की पावर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दावा किया है कि ऐसा ठोस बहुमत उनकी सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार करने में सक्षम बनाएगा, जो भारत के विकास को गति देगा और भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बना देगा। क्या महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के लिए बहुमत जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी, इनको कभी भी इस तरह का संसदीय समर्थन नहीं मिला। फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया और अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अपनी पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा दिया था। उन्होंने लाइसेंस राज का खात्मा किया और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। जब वह वित्त मंत्री बने थे तो देश की हालत काफी खराब थी। देश को अपना खर्च चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रालय की कमान संभालते ही हालात बदलने लगे। उनके दौर में भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% तक पहुंच गई थी। साल 2007 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 9% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया था और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया था। जबकि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी मोदी जी कृषि क्षेत्र के कानूनों में सुधार करने में विफल रहे। शायद सुधार करने के लिए केवल संख्या की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान नेतृत्व की भी आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतने का काम किया है। आर्थिक दृष्टि से 90% आबादी 2014 की तुलना में गरीब हुई है। केंद्र सरकार को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ा है। लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। सरकारी नौकरी के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पिछले 10 सालों में दी जा रही है। सेना, रेलवे और बैंक की भर्ती बंद है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि एक बहुत अलग राजनीतिक कारण भी है। उनकी अपनी पार्टी सहित कई लोग नहीं चाहेंगे कि मोदी जी को इतना प्रभावशाली बहुमत हासिल हो। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के दौरान खुद को राजनीतिक रूप से सिकुड़ा हुआ, अपमानित और स्वतंत्र राजनीतिक आधार वाला कौन सा महत्वपूर्ण भाजपा नेता मोदी के लिए 370 सीटें चाहेगा? निश्चित रूप से श्री राजनाथ सिंह जी तो नहीं, श्री नितिन गडकरी जी भी नहीं और शायद अमित शाह जी भी नहीं। कोई भी भाजपा नेता, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभु आदि जो भी वाजपेयी जी के सहयोगी थे, उनके साथ किए गए व्यवहार को नहीं भूला होगा। उन्हें मोदी जी ने एक एक करके बाहर कर दिया और यह हश्र उन कई लोगों का हो सकता है जो आज भी पदों पर हैं। यह राजनीति का लो नियम है कि राजनेता चाहते हैं कि उनके नेता उन पर निर्भर रहें, इसके विपरीत नहीं। ऐसा ना हो कि इसके उलट हो। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। किसी भी कांग्रेसी नेता को 1972 से 1977 के बीच का वह दौर पसंद नहीं आया था
जब इंदिरा गांधी के विशाल और दबंग नेतृत्व ने हर राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता को सिर्फ और सिर्फ दर्शक बना दिया था। जब राजीव गांधी ने संसद में 400 से अधिक सीटें हासिल की थी, तो प्रांतीय कांग्रेस के राजनेताओं ने अपनी पोजीशन में गिरावट और समर्थन में कमी देखी थी। राजीव गांधी और उनके दरबार के अनुचर उन 400 से अधिक सांसदों के साथ इस प्रभुत्व को जमाने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन पार्टी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर आम मतदाताओं ने अपने नेताओं को अपना रक्षक बनते हुए देखा था। शायद भाजपा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य अपनी पार्टी का ऐसा भविष्य तो नहीं चाहता। मोदी के एक दशक बाद कई युवा नेता खुद से पूछ रहे हैं कि मोदी के बाद वे अपना भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। राजनाथ सिंह और शाह सेवानिवृत्ति हो सकते हैं, लेकिन युवाओं का क्या होगा? अगर इंदिरा राजीव का सिक्का इतनी जल्दी बंद हो गया है, तो मोदी का सिक्का बंद होने में कितना समय लगेगा? पार्टी संस्थानों और पद अनुक्रमों को कमजोर करके और सत्ता का केंद्रीकरण करके मोदी भाजपा के साथ वही कर रहे हैं जो इंदिरा और राजीव ने कांग्रेस के साथ किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का क्या? संगठन ने उत्साहपूर्वक मोदी के लिए प्रचार किया और उन्होंने आरएसएस की कई नीतियों को भी लागू किया। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद आरएसएस और मोदी के बीच में सत्ता का समीकरण मोदी के पक्ष में झुक गया था। क्या आरएसएस नेता अपनी खुद की प्रतिष्ठा को बहाल नहीं करना चाहेंगे और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहेंगे कि भाजपा सरकार को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है? फिर भाजपा के सहयोगी और संभावित सहयोगी भी हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक। कौन सा मुख्यमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री के साथ डील करना चाहेगा जिसके पास संसद में इतना प्रचंड बहुमत हो? वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे राजीव गांधी ने हैदराबाद के अंदर अंजैया के साथ किया था। शायद कोई भी नहीं। प्रत्येक मुख्यमंत्री गैर भाजपा और भाजपा दोनों ऐसे ही प्रधानमंत्री को पसंद करेंगे जो उनकी जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। लोकसभा में 270 सीटों वाला एक प्रधानमंत्री उनका अधिक सम्मान करेगा, जो उनकी बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक होगा। 400 के पार वाला प्रधानमंत्री तो नहीं। संक्षेप में, व्यक्तिगत समर्थन आधार वाला कोई भी राजनेता, चाहे वह भाजपा के भीतर का नेता हो या बाहर का, प्रधानमंत्री को इतना सशक्त बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह और भी अधिक सत्तावादी और दबंग बन जाएगा। आखिरकार राजनीति सत्ता के बारे में ही तो है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा जो इतना शक्तिशाली हो कि वह सरकार के पास उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से उन्हें परेशान करना जारी रखे। अब तक यह सर्वविदित है कि चुनावी बॉन्ड और अन्य माध्यमों से भाजपा द्वारा जुटाए गए हजारों करोड़ किस तरह से निकाले गए, ये शायद सबको पता होगा। क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरह और भाजपा के भीतर कई प्रांतीय नेताओं की तरह कई भाजपा समर्थक कारोबारी भी 370 की तुलना में 270 के करीब संख्या वाले प्रधानमंत्री को ही कार्यकाल में पसंद करेंगे। आपको ये याद रखना होगा, जब शक्तिशाली प्रधानमंत्री कार्यकाल में थे, उस अवधि में 4% से कम की वार्षिक औसत वृद्धि दर थी, और जब कमजोर प्रधानमंत्री का युग था, यानी कि 1991 से 2014 तक, उस समय अर्थव्यवस्था का वार्षिक औसत विकास दर 6.5% के करीब रिकॉर्ड किया गया था। उनमें से प्रत्येक प्रधानमंत्री, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो, सभी ने निर्णायक नीति कदम उठाए और दुनिया ने पहली बार यह स्वीकार किया था कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के लिए बहुमत की नहीं, शायद बुद्धिमत्ता और निर्णायक नीतिगत कदमों की जरूरत है।